अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमजद आवान। कैसे हैं नाजरीन? जिस तरह हर कौम में कुछ न कुछ उस कौम के हीरो होते हैं, जैसे मुसलमानों के मुसअब बिन नसीर, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन सयाद, मोहम्मद बिन कासम, इसी तरह कुछ हिंदुओं के हैं। इसी तरह यूरोप हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ब्रिटिश के जॉन चर्चिल, जो कि खासतौर पर ब्रिटिश हिस्ट्री में उनके हीरो माने जाते हैं। जॉन चर्चिल, जिनको बाद में डक ऑफ मार्लबरो का टाइटल दिए दिया, वे भी उनकी हिस्ट्री के बहुत बड़े जर्नैल गुजरे हैं, जिन्होंने खासतौर पर स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में अहम रोल प्ले किया है। तो आज हम बात करेंगे जॉन चर्चिल। जॉन चर्चिल 1650 में इंग्लैंड में पैदा हुए। अपनी पैदाइश के बाद शुरू में ही वो ब्रिटिश आर्मी में यानी रॉयल फोर्स में भर्ती हो गए। रॉयल फोर्स में जब भर्ती हुए तो उन्होंने काफी फेम हासिल की, खासतौर पर जब चार्ल्स सेकंड थे। चार्ल्स सेकंड के दौर में वो काफी आगे तक जा चुके थे। लेकिन चार्ल्स सेकंड के बाद जब जेम्स सेकंड बनने लगे तो इसने यानी डक ऑफ मार्लबरो ने उसको बादशाह बनने की मुखालफत की। इस तरह जब जेम्स सेकंड बादशाह बन गए तो उसने एक किस्म का उनसे बदला लिया और डक ऑफ मार्लबरो को ओहदे से हटा दिया और काफी उनको तकलीफ दी। लेकिन जब जेम्स सेकंड के दौर में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया और ग्लोरियस रेवोल्यूशन में डक ऑफ मार्लबरो ने विलियम थर्ड का साथ दिया, तो जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन कामयाब हो गया और विलियम थर्ड जो है वो बादशाह बन गए, जब वो बादशाह बन गए तो उन्होंने सबसे पहले काम जो किया वो डक ऑफ मार्लबरो यानी जॉन चर्चिल को उसके ओहदे पर रीइंस्टेट किया। तो उसी जमाने में यूरोप में स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होती है। इस जंग में डक ऑफ मार्लबरो ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। सबसे पहले तो इसने ये किया कि एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया। इस अलायंस में हॉलैंड था, ऑस्ट्रिया था और इंग्लैंड था, और दूसरी तरफ अलायंस के थे फ्रांस और पर्शिया जैसे ममालिक थे। जब इसने ये अलायंस तश्कील दिया तो इस अलायंस की वजह से विलियम थर्ड ने जॉन चर्चिल का नाम बदलकर डक ऑफ मार्लबरो का टाइटल इसको दे दिया। बेसिकली ये स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन कुछ इस किस्म की थी कि चार्ल्स थर्ड जो थे स्पेनिश के बादशाह, वो इशू लेस थे, यानी उनका कोई बेटा नहीं था। उसकी दो बहनें थीं। बड़ी बहन जो मारिया थेरेसा थी उसकी शादी फ्रांस के बादशाह के साथ हुई थी, और छोटी बहन जो मार्गरेट थेरेसा थी उसकी शादी ऑस्ट्रिया के किंग के साथ हुई थी। अब जब उसने देखा कि वो वफात के करीब है तो उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में अपना जानशीन मुकर्रर कर दूं। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड ये देख रहा था कि अगर ये फ्रांस के पास चली गई या ऑस्ट्रिया के पास चली गई तो यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये वो बस बिस्तरे मर्ग पर था तो स्पेनिश के सक्सेशन के लिए 3 कैंडिडेट थी। पहले नंबर पर मारिया थेरेसा का पोता था, यानी फ्रांस के बादशाह का पोता था। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया के बादशाह का बेटा था, और तीसरे नंबर पर जो था जोसेफ फ्रेडरिक, वो ऑस्ट्रिया के बादशाह का नवासा था, ग्रैंडसन था। अब इंग्लैंड ये देख रहा था कि अगर फ्रांस के बादशाह के पोते के पास ये बादशाही चली जाती है तो यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑस्ट्रिया के पास चली गई तो बैलेंस ऑफ पावर फिर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरा जो जोसेफ फ्रेडरिक था वो बावेरिया का जानशी होने वाला था, तो बावेरिया एक छोटी सी रियासत थी, तो बर्तानिया चाहता था कि जोसेफ फ्रेडरिक के पास बादशाही चली जाए स्पेनिश की। लिहाजा एक पार्टीशन ट्रीटी हुआ जिसमें यह डिसाइड कर लिया गया कि स्पेनिश का नेक्स्ट रूलर जो है वो जोसेफ फ्रेडरिक होगा। लेकिन 1699 में जोसेफ फ्रेडरिक की डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हो गई तो फिर एक नया इशू खड़ा हो गया, और इशू में फिर फ्रांस के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि स्पेनिश की सक्सेशन में उसका पोता जो है वो नॉमिनेट हो जाएगा। मीनवाइल स्पेनिश के जो चार्ल्स थे उसने खुद भी फ्रांस के बादशाह के ग्रैंडसन को नॉमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप में एक जंग छिड़ गई जिसको स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं। ये 1701 में शुरू हुई और 1710 तक रही, और इस जंग में सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया वो डक ऑफ मार्लबरो था, यानी जॉन चर्चिल। इसने सबसे पहले इंग्लैंड को ये एहसास दिलवाया अपने मुल्क को कि अगर हम
زیادہ سے زیادہ میڈیٹرین سی پر کنٹرول کریں گے، میڈیٹرین سی میں زیادہ سے زیادہ اپنی فوج رکھیں گے، تو اس کی وجہ سے ہم ایشیا، افریقہ اور یورپ کو کنٹرول کر پائیں گے۔ لہٰذا ڈک آف مالبرو نے میڈیٹرین سی میں ہر محاذ پر فرانس کو شکست دی۔ فرانس کو ہر جگہ پر، یہاں تک کہ افریقہ میں، ایشیا میں، میڈیٹرین سی میں، سینٹرل ایشیا میں، ہر جگہ پر فرانس کو اس نے شکست دی۔ لیکن یہ چاہتا تھا کہ ہم فرانس کو مزید پیچھے دھکیلیں، لیکن جب ولیم تھرڈ کی وفات ہو گئی، کوئین این بن گئی، تو اس وقت پولیٹیکل پاور جو تھی وہ وگ سے ٹوری کے پاس چلی گئی، تو 1710 میں کوئین این نے اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈک آف مالبرو کی بیوی جو تھی وہ سارا جیننگ تھی، اور سارا جیننگز نے کے پاس بڑی پاور تھی۔ وہ 1702 سے 1710 تک ایسے تصور کی جاتی تھی جیسے وہ برٹش کی پرائم منسٹر ہے۔ اس کے پاس لامحدود پاور تھی، کوئین این اس پر بھروسہ کرتی تھی، لیکن 1710 میں ڈک آف مالبرو کو بھی ہٹا دیا گیا، اور اس کی بیوی سارا جیننگ کے پاس جو پاور تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا۔ اس پر کئی قسم کے الزام لگے کہ اس نے کرپشن کی ہے، ایڈمنسٹریشن کو صحیح نہیں چلایا، فوج کو غلط رستے پر ڈالا ہے، لیکن بعد میں اس پر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی خاص حقیقت نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف ڈک آف مالبرو سیاست کی نظر ہو گیا۔ بہت بڑا جرنل تھا۔ جس طرح ہم یعنی مسلمانوں نے اپنی ہسٹری میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا، ایسے ہی برٹش نے اپنے عظیم جرنیل ڈک آف مالبرو کے ساتھ کیا، اور اس کو دی تھرون، بلکہ اسے جرنیلی بھی واپس لے لی۔ خدا حافظ۔